नमस्कार, देश प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए आपके लिए अखबार की सेशन लेकर मैं आ चुका हूं और इस अखबार में कुछ हम लोग प्लेन क्रैश के बारे में बातें करेंगे। वहीं प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इसमें आपको लगभग 250 लोग मारे गए थे। तो आइए देखते हैं क्या खबरें हैं और क्या ये न्यूज़ है और क्या एविएशन मिनिस्ट्री का इस पे इंस्ट्रक्शंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। With the help of this news अखबार or newspaper reading, you can improve your English and you can improve yourself as much as you want in your life. जितना आप चाहते हैं अखबार पर की इस मदद से इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, आप इम्प्रूव कर सकते हैं निश्चित रूप से। बट यू विल हैव टू स्टिक टू द न्यूज पेपर सेशन एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन उसके लिए आपको हमेशा ही अखबार सेशन से जुड़ना पड़ेगा और हर दिन जुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट कम टू योर माइंड, वरना यह संभव नहीं होगा। So let's get started. What the exact news saying in this English language? But I'm here with all of you to help you how to understand the English language with the help of this newspaper cuttings. Exactly the news what is going on in this article. चलिए देखते हैं कि क्या इस आर्टिकल में है और क्या खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं पेन ले लूं। कहता है एविएशन मिनिस्ट्री टाइटन्स। टाइटन्स का मतलब क्या होता है? टाइटन्स का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिफिकल्ट। क्या होता है जी? टू मेक समथिंग डिफिकल्ट। डिफिकल्ट और हार्ड, डिफिकल्ट और एक्सक्यूज मी, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट हियर टू राइट। टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और हार्ड, यानी किसी चीज को कठोर बनाना, टाइटन करना यानी टफ करना। एविएशन जो मिनिस्ट्री है, एविएशन का मतलब होता है उड़ान, यानी कि वो मंत्रालय जो फ्लाइट के बारे में सूचनाएं जारी करे और एरोप्लेन्स को लेकर नॉर्म्स जारी करे, वो डिपार्टमेंट्स कराती है और वो मिनिस्ट्री कहलाती है एविएशन मिनिस्ट्री। तो एविएशन मिनिस्ट्री यानी कि उड़ान मंत्रालय टाइटन्स, हार्ड करती है, कठोर करती है। क्या करती है? कठोर। रूल्स, रूल्स यानी कि नियम, नियमों को कठोर करती है, ठीक ना। अच्छा, नियमों को कठोर करती कैसे? आफ्टर के बाद, एआई क्रैश ट्रेजेडी। एआई यानी एयर इंडिया, क्रैश यानी कि टक्कर, ट्रेजेडी का मतलब होता है संकट। यानी कि एयर इंडिया की जो टक्कर वाली ये संकट हुई है, जो दुर्घटना हुई, इसके बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया भाई? ये टाइटन करती है, कठोर बनाती है। किसको? रूल्स को, यानी कि नियमों को। हम लोगों ने टाइटल देख लिया। वी हैव वॉच्ड द considerable assumption of the title and caption of this article in this newspaper. हम लोगों ने न्यूज़पेपर की आर्टिकल की कैप्शन देख लिया है। and we have observed the considerable assumption and what the exact is the news in this article we have understood overall. हम लोगों ने लगभग सीख लिया और जान लिया है कि क्या एग्जैक्ट न्यूज है with the help of only this caption of this article. इस आर्टिकल कैप्शन से ही हम समझ चुके हैं, मगर कोई बात नहीं, पूरी आर्टिकल्स देखेंगे तब जाकर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। So for the main news, we'll have to go to the main article in this long time. चलिए इसमें देखते हैं, लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा इसमें, तब जगह पता चलेगा। चलिए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं जूम इन कर दूं ताकि आपको भी क्लियर हो सके। एक्सक्यूज मी। देख लेता हूं कैमरा पर यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि नहीं। यस, क्लियर। चलिए, कहता है, देखिएगा, इन द वेक ऑफ कैटास्ट्रोफिक एयर इंडिया क्रैश। इन द वेक ऑफ, इन द वेक एक फ्रेज है। क्या है जी? फ्रेज। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है आफ्टर या फॉलोइंग, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ
ठीक ना, एज अ रिजल्ट ऑफ इटीसी, यानी के बाद का सेंस देता है। इन द वेक ऑफ का मतलब के बाद, किसके बाद? कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है संकट भरा, मुसीबत भरा। मुसीबत भरा जो एयर इंडिया क्रैश हुआ, एयर इंडिया की टक्कर हुई, जो दैट का मतलब होता है जो, दैट किल्ड जिसने मार दिया, 241 पीपल जिसने 241 लोगों को मार दिया। सिंपल पास्ट में भेटुला के मार दिया 241 पीपल को, यानी कि 241 लोगों को मार दिया। ठीक ना, यानी कि जब एयर इंडिया की क्रैश हुई और उस क्रैश ने किल्ड कर दिया, मार दिया 241 लोगों को, उसके ये जो संकट हुआ, इसके बाद इन द वेक ऑफ दैट कैटास्ट्रोफिक एयर इंडिया क्रैश, that killed 241 people, यानी कि जो क्रैश, ये संकट भरा जो क्रैश हुआ, मुसीबतकारी और ये प्रलयकारी जो संकट हुआ, इसके वजह से जो 241 लोग मारे गए, इस कैटास्ट्रोफिक ये हादसा भरा हुआ, ये संकट भरा हुआ जो ये हादसा हुआ ना, इसके बाद इन द वेक ऑफ, यानी इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इंक्लूडिंग फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, यानी पहले का जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? विजय रूपानी। यानी जिसमें शामिल थे विजय रूपानी, जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी शामिल थे। जो क्या थे देखिए, इसके बाद होता क्या है, इन घटना के बाद क्या होता है? माफ कीजिएगा, थोड़ी आवाज स्टक हो रही है और आवाज थोड़ी सी आपको बोल्ड दिखेगा, ज्यादा डिस्टर्बिंग, शोर थ्रोट आई हैव, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिएगा। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है इसके बाद, किसके बाद? ये जो घटना हुई ना संकट भरा, जिसने 227 लोग को मार दिया, जिसमें शामिल थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी, इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन के जो मंत्रालय है, हैज, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के रिलीज कर दिया। क्या रिलीज कर दिया? जारी कर दिया। रिलीज का मतलब क्या होता है? जारी करना, जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक रूप, एक प्रारूप, एक सूचना। ड्राफ्ट का मतलब सूचना भी होता है, प्रारूप भी होता है और रूप भी होता है। तो क्या जारी कर दिया इस मिनिस्ट्री ने? एक ड्राफ्ट को, एक रूप को जारी कर दिया। अच्छा, रूप किसका था? ऑफ द एयरक्राफ्ट डेमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस रूल, ये नियमों का रूल का ये प्रारूप था। कब के नियमों का? 2025 का। अच्छा, रूल किस लिए थे? तो टाइटन करने का मतलब है कठोर बनाना, ये कठोर बनाने के लिए रूल थे। अच्छा, क्या कठोर बनाने के लिए? कंट्रोल, यानी नियंत्रण को कंट्रोल बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए। अच्छा, नियंत्रण क्या? ये नियंत्रण किसके ऊपर था? ऑन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, यानी कि ढांचे के ऊपर। ये जो आपका ड्राफ्ट है, ये रिलीज कर दिया किसने? ये मिनिस्ट्री ने रिलीज कर दिया है। और रिलीज कर दिया है तो ये ड्राफ्ट किसका है? रूल्स का 2025 के लिए। जो टाइटन करती है, कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है भाई? स्ट्रक्चर के ऊपर ये नियंत्रण को क्या करती है? हार्ड करती है। वो नियंत्रण, दैट का मतलब जो पोस्ट करता है, पोस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट करना। क्या होता है जी? प्रेजेंट करना। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड यानी कि क्या करती है भाई? वो जो पोस्ट करती है, प्रस्तुत करती है, थ्रेट, थ्रेट का मतलब धमकी, एक धमकी प्रस्तुत करती है। तो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए कहां पे? नियर एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट के आसपास। बात समझ गए? यानी कि ये रूल वो नियम है, ये वो आपके रूल्स का नियम है, और मैं बोल दूं कि रूल्स का ड्राफ्ट है, यानी कि प्रारूप है, जो क्या करती है भाई? पोस्ट करती है, प्रस्तुत करती है एक धमकी को। ये धमकी किसको मिलेगी? एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को। ये कहां पे होगा? नियर एयरपोर्ट्स, यानी कि एयरपोर्ट्स के नजदीक। ऐसे रूल्स को एविएशन क्या कर रही है? टाइटन कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। बात समझ गए? I hope up to this year this line is also clear to you. So let's move on to the next line in this article. चलिए आर्टिकल के
नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट लाइन को शुरू करते हैं। कहता है द रूल्स का मतलब होता है नियम, एम का मतलब होता है उद्देश्य, यानी रूल का उद्देश्य क्या है, टू गिव अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का मतलब होता है ऑफिसर्स, क्या होता है जी, ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स या फिर ऑफिसर्स, ऑफिसर्स यानी अधिकारी लोग। इसको मैं ऊपर कर दूं, अधिकारी लोग, समझ गए कि ये जो रूल्स है इसका उद्देश्य क्या है, टू गिव अथॉरिटी, यानी कि ये अधिकारियों को देने का उद्देश्य है। क्या देने का उद्देश्य है, द पावर, पावर यानी कि शक्ति देने का उद्देश्य है। अच्छा, ये पावर किस लिए है, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट, क्या होता है जी, इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट या फिर स्पीडी, स्पीड या फिर फास्ट, या फिर एमिनेंट, एमिनेंट या फिर अप्रोचिंग, अप्रोचिंग या फिर कमिंग सून। इसका मतलब यह है जो तुरंत हो, प्रॉम्प्ट हो, फास्ट हो, स्पीडी हो, कमिंग सून हो। समझ गए, आइए देखिएगा। तो कहता क्या, क्या मैं इसको मिटा दूं, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जरूर नोट डाउन कीजिएगा जो वोकैब्स आपको क्लियर ना हो, ठीक ना। फिलहाल मैं मिटाता हूं ताकि मिले, अगर मैं एलिमिनेट नहीं करूंगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक ना। इधर देखिए क्या कहता है, ये जो रूल्स है इसका उद्देश्य है टू गिव अथॉरिटीज, अथॉरिटीज को देने का, क्या देने का, पावर। अच्छा, ये पावर क्यों देना है, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, जल्दी एक्शन लेने के लिए। अच्छा, जल्दी एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा, अगेंस्ट बिल्डिंग्स, इमारतों के खिलाफ। अच्छा, और किसके खिलाफ, एंट्रीज, वृक्षों के खिलाफ। दैट, जो, एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है टू बी मोर देन समथिंग, 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 यानी किसी चीज से ज्यादा होना, आउटडू, आउटडू या स्मार्ट डू, और स्मार्ट डू, आउटडू या स्मार्ट डू, मैं बोल दूं स्मार्ट डू। इन सब का मतलब होता है से ज्यादा होना, यानी प्रॉम्प्ट एक्शन लेने के लिए पेड़ों, बिल्डिंगों के और ट्रीज के खिलाफ। दैट, जो, ये दैट जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से जस्ट पहले आए हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। दैट, जो, एक्सीड, जो ज्यादा है, हाइट लिमिट, जो हाइट लिमिट से ज्यादा है, कहां पे, इन डेजिग्नेटेड एरोड्रोम जोन। एरोड्रोम का मतलब होता है हवाई अड्डे, जोन का मतलब क्षेत्र, यानी हवाई अड्डे जोन से, हवाई अड्डे जोन जो डिजाइंड है ना, उसमें जो हाइट लिमिट दिया गया उससे ज्यादा अगर पेड़ या बिल्डिंग्स होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये अधिकार किसको दिया गया है, अथॉरिटीज को दिया गया है। और ये अथॉरिटीज को अधिकार दिया किसने है, एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया है। आई होप दिस लाइन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। So let's move on to the next line to understand what the exact is happening in the next line. चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, आइए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी शब्दों को समझ पा रहे हो। एक्सीड एक अच्छा वर्ड है, आप लिखिएगा इसको, एक्सीड। एक्सीड समथिंग का मतलब होता है तेज ज्यादा होना। हिंदी में अगर बोलते मैं तेज ज्यादा होना, तेज ज्यादा होना। जैसे कि मैं बोलूं कि ये जो वजन है 5 किलो से ज्यादा है, दिस वेट exceeds 5 kg, ये वजन 5 किलो से ज्यादा है। exceed here as a verb, that's why it will not take is or are, ये is or am नहीं लेगा।
it will be used just like main verb in the sentence. आप मुझसे मैं बोलूँगा आप मुझसे ज्यादा बड़े हैं, यू आर ओल्डर देन मी मैं बोल सकता हूँ, अदरवाइज यू एक्सीड मी, आप मुझसे बड़े हैं, यानी आप मुझसे ज्यादा हैं, अधिक हैं। मैं बोलता हूं कि आपके बैग का वजन 5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द बैग ऑफ योर बॉडी या फिर द वेट ऑफ योर बैग शुड नॉट एक्सीड 5 और 10 kg, यानी कि आपके बैग का जो वजन है 5 से 10 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। से ज्यादा होने के लिए एक्सीड का इस्तेमाल होता है। आई होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू। So let's move on to the next line to see what happens in the time. चलिए देखते हैं। कहता है दिस इज सीन, यह देखा जाता है। एन एप्पल इज ईटन, एक सेव खाया जाता है। आई एम बीटन, मुझे पीटा जाता है। आई एम किल्ड, मुझे मारा जाता है। आई एम अब्यूज्ड, मुझे गाली दिया जाता है। आई एम इंटिमिडेटेड, मुझे धमकी दिया जाता है। आई एम डिस्टर्ब्ड, मुझे परेशान किया जाता है। आई एम आई एम थ्रॉटल्ड, मुझे गला दबा जाता है। आई एम सफोकेटेड, मेरा दम घोटा जाता है। दिस इज सीन, यह देखा जाता है। समझ गए? दिस इज द सेंटेंस दैट बिलोंग्स टू पैसिव वॉइस। ओके, this is the passive voice of simple present tense, is or am, and the last one is the first form should not be over there, the third form will be over there, वहां पर third form आपका होगा। समझ गए? this is seen, यह देखा जाता है। as का मतलब होता है इस रूप में, किस रूप में, आइए देखते हैं। this is seen, यह देखा जाता है, किस रूप में देखा जाता है? a proactive step। प्रोएक्टिव स्टेप का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव का मतलब होता है पूर्व सक्रिय, पूर्व सक्रिय। यानी कि ये देखा जाता है, ये मतलब क्या है? ये जो नियम बनाएगा ना, ये नियम जो है देखा जाता है एक प्रोएक्टिव यानी कि पूर्व सक्रिय स्टेप के तौर पे, यानी कदम के तौर पे। अच्छा, ये पूर्व सक्रिय कदम किस लिए है? तो प्रिवेंट, रोकने के लिए है। अच्छा, क्या रोकने के लिए है? पोटेंशियल एक्सीडेंट। पोटेंशियल का मतलब होता है पॉसिबल। क्या होता है जी? पॉसिबल। पोटेंशियल का मतलब होता है पॉसिबल या फिर लायबल या फिर फिजिबल, फिजिबल या फिर मैं बोलूं प्रोबेबल, प्रोबेबल या फिर अप्रोचिंग, या फिर मीटिंग, या फिर सीइंग। इन सब का मतलब होता है संभव। पोटेंशियल का मतलब भी संभव, यानी कि संभावित एक्सीडेंट को रोकने के लिए यह देखा जाता है, नियम को देखा जाता है एक पूर्व सक्रिय कदम के तौर पे। अंडरस्टैंड? समझ गए? नहीं समझे? कॉज्ड, वो एक्सीडेंट जो कॉज्ड है, जिसके कारण हुई है। किसके कारण हुई है? बाय ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, एम्पेडिमेंट, एम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल, या फिर मैं बोल सकूं हिंड्रेंस, HINDERNC, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, OBSTSCLES, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल, एंड इम्पेडिमेंट, IMPEDEMENT, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का भी मतलब होता है बाधा, रुकावट, या फिर हर्डल, HURDLE, हर्डल, या फिर bottleneck, this is a bottleneck। bottleneck is also the type of hindrance in your life, या फिर hammer in the path, hammer in the path, that also shows the obstruction, obstructions and objection in the path of progression। समझ गए? तो यही कह रहा है जो कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन से, यानी कि जो बाधाओं के द्वारा, बाधाओं के कारण संभावित एक्सीडेंट हो, संभावित एक्सीडेंट हो, उसको रोकने के लिए यह एक पूर्व सक्रिय कदम है। कौन? जो नियम देखा जा रहा है इस तौर पे। आई होप दिस लाइन इज क्लियर टू यू। अच्छा, ये रास्ते कहां मिलेंगे? इन द फ्लाइट पाथ, यानी कि जो फ्लाइट के रास्ते में जो ये सब बाधाएं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी संभावित घटने हो सकते हैं, दुर्घटने, उसको रोकने के लिए ये जो नियम है क्या है जी? एक प्रोएक्टिव स्टेप है, यानी कि
पूर्व सक्रिय एक स्टेप है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट लाइन पर देखते हैं कि आगे नेक्स्ट लाइन क्या कहता है। देखिए क्या कहता है। द मूव, मूव का मतलब होता है प्लान, कदम, स्टेप, या फिर मैं बोल दूं कि मोटिव, मोटिव का भी मतलब होता है यही उद्देश्य, प्लान। द मूव यानी कि जो कदम है, जो एक्शन है, इस सीन देखा जाता है एज के रूप में, किसके रूप में? अ प्रिवेंटिव स्टेप। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकथामकारी। जैसे कि दिस मेडिसिन इज प्रिवेंटिव स्टेप्स, ये जो मेडिसिन है ये प्रिवेंटिव स्टेप्स है। योर एक्शन इज ऑलवेज सीन एज प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव अजिया, यानी कि आपका जो एक्शन एक रोकथाम करे कार्रवाई के तौर पे जाना जाता है। हिज वर्ड्स his words always seem to be preventive to disturb me in the for the time। आपकी जो स्टेप्स है वो क्या जी? रोकथाम कार्य है मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक ना? ये कहता है कि ये जो मूव है, ये जो कदम है, ये जो स्टेप है, ये जो प्लान है, इस सीन देखा जाता है एज के रूप में, किसके रूप में? प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकथामकारी कदम के तौर पे देखा जाता है। अच्छा, किसके बाद? फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, किसके बाद? फॉलोइंग द जून 12 ट्रेजेडी, यानी कि जो जून का 12 जून को जो ट्रेजेडी हुआ था, ये जो हादसा हुआ था, इस हादसे के बाद यह कदम जो है देखा जा रहा है रोकथामकारी प्लान के तौर पे, कदम के तौर पे, योजना के तौर पे। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। इन विच, जिसमें लंदन बाउंड एयर इंडिया, बोइंग कंपनी का नाम है बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर क्रैश इनटू द हॉस्टल कंपाउंड, हॉस्टल कॉम्प्लेक्स। कहता है इन विच, जिसमें लंदन बाउंड का मतलब है जो लंदन जाने के लिए बेवस्ती तैयार थी, जिसका तय था लंदन जाना। कहता है वो एयर इंडिया बोइंग जो 787-8 और ये ड्रीम लाइनर जो प्लेन थी ना, क्रैश कर गई, भीतुलाकर पास्ट टेंस में क्रैश करके टकरा गई। किस में टकरा गई? हॉस्टल में टकरा गई। हॉस्टल का कॉम्प्लेक्स किसका है? आइए आगे देखते हैं। यस, देखिएगा, ये हॉस्टल के कॉम्प्लेक्स से टकरा गई। अच्छा, ये हॉस्टल का कॉम्प्लेक्स कहां का था? मेडिकल कॉलेज का था, जिससे ये टकरा गई। कहां की घटना है? इन अहमदाबाद, मेगा नगरी की घटना है। मेगा नगरी जो एरिया, वहां की घटना। अच्छा, कैसे टकरा गई? शॉर्टली का मतलब होता है तुरंत ही, जल्दी ही। अच्छा, किसके बाद जल्दी? आफ्टर टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान। क्या होता है जी? उड़ान। यानी कि उड़ान के तुरंत बाद ही क्या हो गई? टकरा गए। जो कि आपका मेडिकल कॉलेज का क्या था? हॉस्टल था, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स रह रहे थे, उससे टकरा गई। अच्छा, ये उड़ान कहां से था? फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से ये उड़ान भरी थी। आई होप दिस फुल स्टॉप is also clear to you, and before this full stop lines are also clear to you। इस फुल स्टॉप से पहले जितने भी लाइन्स थे वो सब के सब क्या है जी? क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि आगे की खबरें क्या है। देखिएगा, कहता है द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय। मिनिस्ट्री हैव के साथ वर्ब का थॉट, हैव हैड के साथ वर्ब का थॉट, हैव के साथ वर्ब का थॉट फॉर्म लगता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड हैड के साथ वर्ब का थॉट फॉर्म लगता है तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली हियर हैज एंड देन थॉट फॉर्म द वर्ब, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि कंप्लीट है अभी अभी प्रेजेंट में ही। मिनिस्ट्री हैज इनवाइटेड, मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है, बुलाया है। क्या बुलाया है? क्या न्योता दिया? ऑब्जेक्शंस को। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है विरोध, विरोध को बुलावा दिया है। और सजेशंस, सुझावों को बुलावा दिया है। कहां से बुलावा दिया है? फ्रॉम द पब्लिक, कि लोगों, पब्लिक मतलब क्या? पीपल,
कि लोगों से सुझाव और विरोध आए, इसके लिए इनवाइट किया है मिनिस्ट्री ने। कितने दिन के अंदर ये सुझाव और ये विरोध आना चाहिए? विद इन 20 डेज, यानी कि 20 दिनों के अंदर ये आना चाहिए। ऐसी बात मंत्रालय कहना चाहती है और यही बात है करस्पॉन्डेंट यानी कि पत्रकार भी कहना चाहता है। आइए आगे देखिएगा। अच्छा, ये तो विद इन 20 डेज के अंदर देना चाहिए था, ठीक है। ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, ये कह रहेगा विद इन 20 डेज के अंदर देना है, लेकिन 20 डेज के अंदर किसके 20 डेज के अंदर देना है? ये ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब प्रतिरूप, ये प्रतिरूप का जो नोटिफिकेशन है, ये जो निर्देश है, ये प्रतिरूप का जो आपका निर्देश है, यानी ये जो आपका खाका तैयार हुआ है, इस खाका का जो आपका निर्देश है, इस निर्देश के 20 दिनों के अंदर आपको पब्लिक से क्या चाहिए? ऑब्जेक्शन चाहिए, सजेशन चाहिए। इस बात का आह्वान किसने किया है? मिनिस्ट्री ने किया है, एविएशन मिनिस्ट्री ने किया है। समझ गए? आइए अगले लाइन पे चलते हैं, यहां पर फुल स्टॉप है, अगले लाइन पे चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सेस आर टू बी सबमिटेड। रेस्पॉन्सेस का मतलब होता है रिएक्शंस, या फिर मैं बोल दूं कि रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल साथ में आंसर्स में बोल दूं आंसर्स, यानी कि जवाब। रेस्पॉन्सेस यानी कि जवाब आर टू बी सबमिटेड, जवाब को प्रस्तुत किया जाना बाकी है। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। यू आर टू कम, आप आने वाले। आई एम टू पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास करने वाला हूं। एंड यू आर टू पास द एग्जाम, आप भी एग्जाम को पास करने वाले हैं। ठीक है ना? एग्जाम्स आर टू बी पास्ड बाय मी, एग्जाम्स को पास किया जाना है मेरे द्वारा। एंड एप्पल इज टू बी ईटन बाय मी, एक सेब को खाया जाना है मेरे द्वारा। वैसे ही रेस्पॉन्सेस आर टू बी सबमिटेड, जवाबों को प्रस्तुत किया जाना बाकी है, यानी किया जाना है। किस लिए? किसके पास प्रस्तुत किया जाना है? सबमिट के साथ हमेशा फिक्स्ड आर्टिकल, आई एम सॉरी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है। अच्छे, रिस्पॉन्सेस आर टू बी सबमिटेड, जवाबों को प्रस्तुत किया जाना है। किसके सामने? किसको प्रस्तुत किया जाना है? टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल को ये प्रस्तुत किया जाना है। किस लिए? फॉर रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार, यानी पुनर्विचार के लिए ये डायरेक्टर के पास भेजा जाना चाहिए जो एविएशन डिपार्टमेंट के। बात समझ गए? आइए आगे देखते हैं। कहता है, थोड़ा मैं साफ कर दूं, उसके बाद में आता हूं इस पे। देखिएगा, द ड्राफ्ट रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स का मतलब जो रूल्स का एक ये खाका तैयार हुआ है, मसौदा तैयार हुआ है, ये जो प्रारूप तैयार हुआ ना, ये जो रूल्स कह रहा है विल टेक इफेक्ट। टेक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टेक इफेक्ट ऑन या अपॉन। टेक इफेक्ट का मतलब होता है अफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस या फिर इम्पैक्ट या फिर ब्रिंग इफेक्ट, ब्रिंग इम्पैक्ट, इन सब का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो कहता है कि ये जो रूल्स है, ड्राफ्ट वाला रूल्स जो है ना, विल टेक इफेक्ट, ये प्रभाव डालेगा, यानी कि प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? पब्लिकेशंस को, यानी कि प्रकाशंस को। अच्छा, ये पब्लिकेशंस कहाँ है? इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में। गैजेट एक प्रकार का अखबार होता है। ये जो आधिकारिक जो अखबार है ना, इस आधिकारिक अखबार में जो पब्लिकेशन और प्रकाशित हुआ है, इस प्रकाशन को प्रभावित करेगा ये रूल्स जो मसौदा इसका तैयार हुआ है। बात समझ गए? और इसी ड्राफ्ट रूल का एम क्या है? एम यानी उद्देश्य क्या है? इसी ड्राफ्ट रूल का क्या है? उद्देश्य क्या? देखिए,
इसी ड्राफ्ट रूल का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, टू एम्पावर। एम्पावर का मतलब होता है शक्ति देना, यानी पावरफुल बनाना, शक्तिशाली बनाना। किसको शक्तिशाली बनाएगा, इसका एम किसको है, शक्तिशाली बनाना, अथॉरिटीज को यानी अधिकारियों को। किस लिए, टू टेक इमीडिएट एक्शन यानी कि तुरंत एक्शन लेने के लिए। अच्छा, किसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, अगेंस्ट बिल्डिंग्स यानी इमारतों के खिलाफ, ट्रीज यानी कि वृक्षों के खिलाफ, और अदर ऑब्जेक्ट्स या और भी दूसरे वस्तुओं के खिलाफ, दैट जो वायलेट जो उल्लंघन करता है, प्रिस्क्राइब्ड यानी कि निर्धारित, हाइट लिमिट यानी कि निर्धारित हाइट लिमिट का जो उल्लंघन करता है, बिल्डिंग या फिर पेड़ पौधे वृक्ष या फिर और भी चीजें, उसका विरोध करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा। इसके लिए पावर देगा ये रूल किसको, अथॉरिटी को, ताकि एक्शन ले सके बिल्डिंग खिलाफ, पेड़ों खिलाफ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स खिलाफ जो वायलेट करते हैं, इनफ्रिंज करते हैं किसको, प्रिस्क्राइब्ड यानी कि पूर्व निर्धारित हाइट लिमिट्स को, यानी कि पूर्व निर्धारित हाइट लिमिट्स का जो उल्लंघन करेंगे, वैसे पेड़ों के खिलाफ, वैसे बिल्डिंगों के खिलाफ और वैसे वस्तुओं के खिलाफ ये अधिकारी क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। इस बात की अथॉरिटी और अधिकार किसको दे रहा है, ये शक्ति किसको कौन दे रहा है, ये एविएशन मिनिस्ट्री दे रही है ऑफिसरों को। बात समझ गए, आइए आगे देखते हैं। अच्छा, ये हाइट लिमिट्स कहाँ की बात है, इन डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड का मतलब होता है निर्माणित, जो एयरड्रोम है, एयरड्रोम का मतलब हवाई अड्डे क्षेत्र, जो निर्माणित हवाई अड्डे क्षेत्र में जो हाइट लिमिट्स दिया गया ना, वो हाइट लिमिट निर्धारित है, उसका जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ अथॉरिटी क्या करेगी, एक्शन लेगी। समझ गए, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। देखिए, कहते हैं अंडर द न्यू रेगुलेशन, न्यू रेगुलेशन यानी कि नए नियम, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट या नॉर्म्स, या फिर मैं बोल दूं कि नॉर्म्स, एक्ट, रेगुलेशंस और पॉलिसी, पॉलिसी या फिर मैं बोल दूं कि मोड, मेथड या मोड, मोड में बोल सकता हूं, ठीक ना। तो कहता है कि नए नियमों के अधीन, इफ द ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज का मतलब होता है प्रभारी, क्या होता है जी, प्रभारी या फिर मालिक। तो जो कह रहा है कि अगर जो प्रभारी है किसका, एरोड्रोम्स का यानी कि हवाई अड्डे का, इफ द ऑफिसर इंचार्ज हैज रीजन, अगर उनके पास रीजन है, कारण है, टू बिलीव विश्वास करने का, दैट की एक बिल्डिंग और वृक्ष एक्सीड करता है अलाउड हाइट लिमिट्स को, यानी कि जो अलाउड का मतलब क्या, जो आपको अनुमति प्राप्त हो, जो अनुमति प्राप्त हो हाइट लिमिट्स, ये जो हाइट की लिमिट है उससे ज्यादा अगर वृक्ष होता है, बिल्डिंग होता है, तो इसी पे ये कह रहा है कि क्या कोई उनके पास रीजन है, ये ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, सवाल करेगा, किसके अधीन, इस नियम के अधीन। ऑफिसर्स इंचार्ज क्या करेगा, एयरड्रोम का, ये कहता है कि उनके पास रीजन है, उनके पास कारण है, टू बिलीव विचार करने का, विश्वास करने का, दैट कि एक बिल्डिंग और ट्री यानी कि पेड़ या फिर वृक्ष एक्सीड जो ज्यादा है अनुमति प्राप्त हाइट लिमिट से, दे आर ऑथोराइज्ड, वे लोग ऑथोराइज्ड है, यानी कि उन लोगों को अधिकार प्राप्त है। आई एम ऑथोराइज्ड, मुझे अधिकार प्राप्त है। यू आर ऑथोराइज्ड, आपको अधिकार प्राप्त है। दे आर ऑथोराइज्ड, उनको अधिकार प्राप्त है। तो इशू जारी करने का, क्या जारी करने का, और फॉर्मल नोटिस, एक औपचारिक नोटिस जारी करने का अधिकार प्राप्त है। किसको, टू द ऑनर, ऑनर को, यानी उस ऑनर को एक फॉर्मल नोटिस जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जो मालिक है उस बिल्डिंग का, उस वृक्ष का और उस ऑब्जेक्ट का जो निर्धारित हाइट से ज्यादा है हवाई अड्डे के आसपास क्षेत्र में, वैसे वृक्ष और बिल्डिंगों के मालिक को यह नोटिस जारी करेगा। कौन जारी करेगा, ये ऑफिसर्स जिनको अधिकार प्राप्त है एविएशन मिनिस्ट्री से। बात समझ गया।
दे आर ऑथराइज्ड, उनको अधिकार प्राप्त है टू इशू, जारी करने का। क्या जारी करने का? एक फॉर्मल नोटिस। किसको? टू द ऑनर्स, यानी कि ऑनर्स को, यानी कि मालिक को। समझ गए? फिर कहता है क्या? साइटिंग। साइटिंग का मतलब होता है जिक्र करते हुए। दैट की रेलेवेंट गवर्नमेंट, रेलेवेंट का मतलब वर्तमान की गवर्नमेंट, रेलेवेंट गवर्नमेंट यानी कि वर्तमान की गवर्नमेंट, प्रासंगिक जो चल रहा है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन, आगे और लाइन होगा, अंडर सेक्शन 18(1) ऑफ द एक्ट, यानी कि उनको अधिकार प्राप्त है ऐसा करने के लिए। किसके तहत? 81 एक्ट के तहत। समझ गए? आगे देखिएगा, ऑनर्स यानी कि मालिक, मस्ट रिस्पॉन्ड यानी कि पक्का ही जवाब देना पड़ेगा, विद इन 60 डेज यानी कि 60 दिनों के अंदर, विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यानी कि विस्तृत जानकारी के साथ, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है स्ट्रक्चर्स, डायमेंशंस, यानी कि ये स्ट्रक्चर मतलब क्या? ढांचा, संरचना की जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन का मतलब क्या? पहलू, यानी कि बीमाएं जो तैयार की गई आसपास चार क्षेत्र में, इस स्ट्रक्चर्स की डायमेंशन को शामिल करते हुए, जिसमें यह भी शामिल है, वैसे शामिल करते हुए आपको विस्तृत जानकारी देना पड़ेगा 60 दिनों के अंदर। और ये किसका काम है? ये ऑनर्स का काम है। अगर वो निर्धारित हाइट से ज्यादा बिल्डिंग बनाते हैं, निर्धारित हाइट से ज्यादा पेड़ पौधों को रखते हैं, या फिर निर्धारित हाइट से ज्यादा दूसरे ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं हवाई अड्डे के आसपास, तो उनको 60 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। और जिसमें शामिल होगा आपका स्ट्रक्चर्स का डायमेंशन, कि आपका जो स्ट्रक्चर किधर किधर जाने वाला और कितना हाइट पे जाने वाला है, एंड साइट प्लान, और उस स्थान का जो प्लान है, किस प्लान के तहत आप काम करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, सारा डिटेल आपको 60 दिन के अंदर देना होगा। वरना वो एविएशन डिपार्टमेंट क्या करेगी? एविएशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी को अधिकार देगी, पावर देगी, जो कि जाके उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर एरोड्रोम एरिया में, जोन में ऐसा काम करते हैं, यानी कि हवाई अड्डा क्षेत्र में काम करते हैं ऐसा। तब बात समझ गए? आइए आगे देखते हैं। फेलियर टू कंप्लाई, फेलियर का मतलब असफलता, कंप्लाई का मतलब पालन, यानी कि पालन में जो असफलता है में लीड, यह असफलता क्या कर सकता है? लीड कर सकता है। लीड टू का मतलब होता है कारण बनना, लीड टू का मतलब कारण बनना या फिर उत्पन्न करना। तो कह रहे हैं कि जो फेलियर है पालन करने का, में हो सकता है कि क्या कर दे? उत्पन्न कर दे एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब होता है अमली जमाकरण, यानी कि लागूकरण कर दे, यानी कि लागू कर दे। हो सकता है ये जो असफलता मिली है पालन करने में, यह सफलता हो सकता है कि लागू कर दे, उत्पन्न कर दे लागूकरण को, यानी कि लागूकरण उत्पन्न कर दे, नियमों को लागूकरण उत्पन्न कर दे। क्या उत्पन्न कर दे? मेजर्स यानी कदमों को, सच एज जैसे कि हाइट्स रिडक्शन, यानी कि हाइट के रिडक्शन में, ऊंचाई की कमी में, और डिमोलिशन, डिमोलिशन का मतलब गिरावट, यानी कि गिरावट में। तो कह रहा है कि ये जो फेलियर है ना पालन करने में, ये जो सफलता है, हो सकता है कि उत्पन्न कर दे लागूकरण के कदमों को, जैसे कि हाइट में कमी लागू हो जाए और उसमें गिरावट हो जाए, जिससे प्लेन क्रैश की संभावना खत्म हो जाए। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। कहता है द रूल्स ऑल्सो हैव एन अपील। द रूल्स, रूल्स मतलब वो नियम जो एविएशन मिनिस्ट्री ने लागू किया है, उस नियम के पास ऑल्सो है, उसके पास है एन अपील। अपील का मतलब एक गुहार भी है। अपील मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम यानी कि सरकार, यानी कि नियम, यानी कि इस रूल के पास एक गुहार भी है, गुहार का क्या है? नियम भी है, यानी मैकेनिज्म भी है, ठीक ना। अब कहता है फुल स्टॉप, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का मतलब, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित। क्या है जी? प्रभावित।
प्रभावित इंडिविजुअल्स का मतलब पीपल, क्या होता है जी? पीपल। प्रभावित जो लोग हैं में अपील, हो सकता है कि ये याचना कर दें। किससे याचना कर दें? टू द फर्स्ट और सेकंड एपिलेट ऑफिसर, फर्स्ट और सेकंड एपिलेट ऑफिसर से याचना कर दे। अच्छा, क्या करते हुए? सबमिटिंग करते हुए, प्रस्तुत करते हुए। क्या प्रस्तुत करते हुए? द प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब निर्धारित, फॉर्म्स, फॉर्म, निर्धारित फॉर्म का मतलब जो निर्धारित रूप है उसको प्रस्तुत करते हुए। शायद हो सकता है कि ये जो इंडिविजुअल्स है ना, हो सकता है कि याचना कर दे किससे? फर्स्ट या फिर सेकंड अपीलेट ऑफिसर शिकायत कर दें। ये प्रस्तुत करते हुए, सबमिटिंग का मतलब क्या? प्रस्तुत करते हुए। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिना सब्जेक्ट या वर्ब का दिखाई दे तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और उसका मीनिंग होता है ये काम करते हुए। तो यहां पर ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, डायरेक्ट आईएनजी है, इसलिए इसका मतलब है ये काम करते हुए। चूंकि सबमिट का मतलब प्रस्तुत करना है, तो सबमिटिंग का मतलब हो जाएगा प्रस्तुत करते हुए। क्या प्रस्तुत करते हुए? द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स, यानी कि पूर्व निर्धारित जो फॉर्म्स है। फॉर्म्स का मतलब यहां पर क्या है? पूर्व निर्धारित जो नियम है उनको क्या करते हुए जी? पूर्व निर्धारित जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब क्या? प्रारूप, यानी कि रूप या ढांचा। तो कह रहे पूर्व निर्धारित जो ढांचे हैं उसको प्रस्तुत करते हुए हो सकता है कि लोग क्या कर दे? कंप्लेन कर दे ऑफिसर से। सपोर्टिंग करते हुए, क्या सपोर्ट करते हुए? यानी कि समर्थन देते हुए। कैसा समर्थन देते हुए? डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या? कागजात को सपोर्ट करते हुए। एंड 1000 फीस, यानी 1000 फीस को भी सपोर्ट करते हुए। समझ गए? हाउएवर, हालांकि, हालांकि ओनली दोज, वे लोग, ओनली में दोज मतलब क्या? केवल वो लोग हु जो कंप्लाई विथ ऑर्डर्स, हालांकि केवल वो लोग जो कंप्लाई विथ करते हैं। कंप्लाई विथ का मतलब क्या होता है? पालन करना। कंप्लाई विथ का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ हो गया, और इसका मीनिंग आप फॉलो लिख सकते हैं या फिर स्टिक टू लिख सकते हैं। स्टिक टू या फिर अथियर टू, अधियर टू या फिर स्टिंग टू, स्टिंग टू या फिर अबाइड बाई, अबाइड बाई, इन सब का मतलब होता है पालन करना। तो कहता है कि हालांकि, हाउएवर यानी कि हालांकि, ओनली दोस्त, केवल वो, हु जो कंप्लाई विथ, पालन करते हैं, ऑर्डर्स यानी नियमों को, ये जो लोग है ना, वो लोग विल बी एलिजिबल, वो लोग योग्य होंगे, काबिल होंगे, यानी कि पात्र होंगे। किसके पात्र होंगे? टू क्लेम, दावा करने के पात्र होंगे। किसके दावा करने के? कंपेंसेशन, यानी कि मुआवजा, हर्जाना या मुआवजा। दुर्घटना में जो लोग दुर्घटनाग्रस्त होते तो उनको मुआवजा मिलता है ना। लेकिन मुआवजे की मांग वही कर सकते हैं जो लोग ऑर्डर्स को फॉलो किए हैं, नियमों का पालन किए हैं, जो एविएशन डिपार्टमेंट ने, एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया है। जो लोगों ने इन नियमों का पालन किया है वही लोग मुआवजे का दावा करेंगे, मुआवजे पाने की उम्मीद करेंगे। अन्यथा और लोगों को ये अलाउड नहीं है। ऐसी बात पत्रकार इस आर्टिकल के माध्यम से बताना चाहता है। आइए आगे देखते हैं, तो साफ कर दो। कहता है कि कह रहे कि हाउएवर, हालांकि, जो लोग, ओनली दोज, वही लोग केवल जो पालन करते हैं नियमों का, विल बी एलिजिबल, योग्य हो पाएंगे, टू क्लेम कंपेंसेशन, कि क्लेम करने में, दावा करने में मुआवजे का, अंडर सेक्शन 22 अंडर सेक्शन का अधीन। और ये अंडर सेक्शन किसका? अब द भारतीय वायुयान, भारतीय वायुयान एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनी, एडमियान, एक मिनट रुकिए, ये ग्रामर नहीं है, ये कुछ शब्द है जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं।
देखिए कहते हैं वायुयान अधिनियम अधिनियम, तो कह रहा है कि ये जो 22 सेक्शन जो है ना, ये किसके अधीन है? भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत। इस 2024 के जो भारतीय वायुयान अधिनियम है, इसके 22 सेक्शन का अधीन वो लोग मुआवजे की मांग कर सकते हैं जिन लोगों ने सरकार के नियमों का, नॉर्म्स का पालन किया है। ठीक ना? अब आगे देखते हैं। कहता है स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड। स्ट्रक्चर्स का मतलब ढांचा या संरचना, इरेक्टेड का मतलब जो खड़ा है, इन वायलेशन, जो स्ट्रक्चर्स खड़ा है इन वायलेशन यानी उल्लंघन में, आफ्टर द एशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन। एशुएंस का मतलब क्या होता है? इशुएंस का मतलब होता है जारी। तो कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं उल्लंघन में, आफ्टर द इशुएंस यानी कि जारी के बाद, क्या जारी के बाद? ऑफ द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के जारी के बाद जिन लोगों ने बिल्डिंग खड़ा किया है, विल नॉट अप्लाई, वे लोग क्वालिफाई, वो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य होना। वे लोग योग्य नहीं हो पाएंगे किसके लिए? फॉर एनी कंपनसेशन, यानी किसी भी मुआवजे के लिए। कहने का मतलब है जो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं उल्लंघन में जारी करने के बाद, क्या जारी करने के बाद? नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कि इतने हाइट से ज्यादा ऊपर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, इसके उल्लंघन में जिन लोगों ने बिल्डिंग खड़ा किया है, विल नॉट क्वालिफाई, वे लोग योग्य नहीं हो पाएंगे फॉर एनी कंपनसेशन, यानी किसी भी मुआवजे के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। बात समझ गए? वेयर, जहां पर एनी नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड, जहां पर कोई भी सूचना जारी कर दी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 18 ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझ गए? तो वो लोग जिन लोगों ने बिल्डिंग खड़ा किया है निर्धारित हाइट से ऊपर हवाई अड्डे के आसपास, वे लोग दुर्घटनाग्रस्त में सरकार से मुआवजे की मांग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नॉर्म्स एविएशन मिनिस्ट्री ला रही है। तो इस सेशन को यहीं तक सीमित रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरी लेक्चर्स को, पूरी आर्टिकल्स को इंग्लिश में समझा होगा। इंग्लिश देखने में बहुत हार्ड जरूर लगता है, मगर आप ब्रेक करके पढ़िएगा तो बड़ा ही इजी लगेगा। और अगर आपको टफ लगता है तो हमारे साथ जुड़िए, मैं इंग्लिश को आसान बनाऊंगा आपके लिए। तो बताइएगा इस सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया।